हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल S1 क्लासेस में। हम इस वीडियो में बात करेंगे 28 नवंबर 2021 को आयोजित यूपी टेट की परीक्षा में पूछे गए बाल विकास एवं शिक्षण विधि के प्रश्नों को। ठीक है, हालांकि ये यह परीक्षा पेपर लीक होने की वजह से कैंसिल हो गया था और यह दोबारा फिर से आयोजित की गई है, मतलब की जाएगी बाद में। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जो CDP में पूछे गए क्वेश्चन थे वो किस प्रकार के थे। आप ये मतलब यूपी टेट पेपर देने से पहले प्रीवियस ईयर पेपर को ज़रूर देखे जाएं और उसका ट्रेंड देखें कि हालांकि पूछा क्या जा रहा है और पिछली बार क्या पूछा गया था। आप जानते हैं कि किसी भी पेपर को देने से पहले उसके प्रीवियस ईयर पेपर को ज़रूर सॉल्व करना चाहिए। तो ये भी वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। किसी भी यूपी टेट एग्ज़ाम के देने से पहले आप ये वीडियो ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे मतलब S1 क्लासेस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको अंत में वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और इसको अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करिएगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं CDP का पहला प्रश्न। इस प्रश्न में पूछा गया था कि निम्न में से मीन्स यहाँ पहला प्रश्न है। प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया अधिगम का मुख्य नियम नहीं है। तो अधिगम का जो मुख्य नियम नहीं है वो पूछा गया था। तो आपका ऑप्शन है आपके, अब पहला अभ्यास का नियम, दूसरा तत्परता का नियम, तीसरा प्रभाव का नियम और चौथा अभिवृत्ति का नियम। तो थॉर्नडाइक के द्वारा 3 नियम दिए गए थे जिसको आप PTA से याद कर सकते हो। मीन्स P मतलब प्रभाव का नियम, T मतलब तत्परता का नियम, A से अभ्यास का नियम। ठीक है। तो यहाँ 3 तो हैं और इसमें पूछा गया है कौन सा नियम नहीं है। तो कौन सा नियम नहीं होगा, चौथा ऑप्शन हो जाएगा। अभिवृत्ति का नियम इन्होंने नहीं दिया था। इस प्रकार पहला का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। हिंदी वाला ही देखेंगे, इंग्लिश वाला नहीं। इसमें पूछा गया है कि कोहलर तथा कोफ्का के अनुसार सीखना होता है मीन्स क्या होता है। तो पहला ऑप्शन है अनुकरण द्वारा, दूसरा ऑप्शन है प्रयास द्वारा, तीसरा ऑप्शन है सोच द्वारा और चौथा ऑप्शन है अभ्यास द्वारा। मतलब सीखना या सीखना मतलब किसके द्वारा अक्सर होता है अकॉर्डिंग टू कोहलर एंड कोफ्का। तो इनके अनुसार जो सीखना होता है वो हमेशा सूझ के द्वारा होता है मीन्स इनसाइट के द्वारा। ठीक है, इस प्रकार जो दूसरा का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला ऑप्शन मतलब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा तीसरा। इसमें पूछा गया है कि सामाजिक निर्माणवाद के जनक कौन थे। ऑप्शन है आपके, पहला नोआक, दूसरा व्योगोत्स्की मतलब वाइगोत्स्की, तीसरा है पियाजे और चौथा ऑप्शन है ग्लॉसर फ्लेट। तो सामाजिक निर्माणवाद के जो जनक थे वो हमारे वाइगोत्स्की कहलाते हैं। तो इस प्रकार जो तीसरा का सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 वाइगोत्स्की। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 4। इसमें पूछा गया है कि निम्न में से कौन विकास की विशेषताएं नहीं है। पहला ऑप्शन है संचयी होना, दूसरा ऑप्शन है दिशात्मक होना, तीसरा ऑप्शन है विशिष्ट होना और चौथा ऑप्शन है अनियंत्रित एवं स्वतंत्र होना। तो अब यहाँ पूछा है कि विशेषता नहीं है मतलब संचयी होना मतलब टू बी क्यूमुलेटिव, ये तो होता है विकास की विशेषता। दिशात्मक भी होता है, डायरेक्शनल भी होता है, स्पेसिफिक मतलब विशिष्ट भी होता है। तो जो विकास की विशेषता नहीं है वो होता है अनियंत्रित एवं स्वतंत्र होना। मतलब कभी विकास अनकंट्रोल्ड नहीं होता है, विकास हमेशा कंट्रोल्ड होता है। इस प्रकार जो चौथा का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5वां। इसमें पूछा गया है कि जो हेरिडेटरी जीनियस पुस्तक के लेखक कौन है। तो एकदम रटा रटाया क्वेश्चन होना चाहिए। ऑप्शन है आपकी हर्लाक, दूसरा गॉल्टन, तीसरा वुडवर्थ और चौथा ऑप्शन है आपका रॉस। तो हेरिडेटरी जीनियस किसकी पुस्तक है, गॉल्टन साहब की। तो इस प्रकार 5वां का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 6। और इसमें पूछा गया है कि संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर कौन सा है। ऑप्शन है आपके बोध, दूसरा ऑप्शन है ज्ञान, तीसरा अनुप्रयोग, चौथा ऑप्शन है मूल्यांकन। तो संज्ञानात्मक जो संप्राप्ति होती है मतलब कॉन्ग्रेटिव अचीवमेंट का जो फर्स्ट लोवेस्ट लेवल होता है ना वो होता है आपका ज्ञान, क्या होता है नॉलेज। ठीक, इस प्रकार 6वां का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8वां मीन्स 7वां, सॉरी 7वां जो प्रश्न है वो हो जाएगा आपका कि सूक्ष्म शिक्षण का अंतिम सोपान है। ऑप्शन है आपके प्रतिपुष्टि, दूसरा ऑप्शन है पुनः योजना, तीसरा ऑप्शन है पुनः प्रतिपुष्टि और चौथा ऑप्शन है पुनः शिक्षण। तो जो माइक्रो टीचिंग का मतलब लास्ट स्टेप होता है ना वो होता है री फीडबैक मतलब पुनः प्रतिपुष्टि। ठीक है, उसमें एक बार प्रतिपुष्टि की जाती है लेकिन उसका सबसे लास्ट में फिर से
फीडबैक लिया जाता है, जिसको री फीडबैक बोलते हैं, पुनः प्रतिपुष्टि। इस प्रकार 7वां का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8वां, इसमें पूछा गया है कि गिलफोर्ड के अनुसार अपसारी चिंतन में आवश्यक है, मीन्स अपसारी चिंतन के लिए क्या आवश्यक होता है। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है श्रेणीकरण, दूसरा ऑप्शन है विचार प्रवाह, तीसरा ऑप्शन है अंकगणितीय तर्क और चौथा ऑप्शन है एक समाधान। तो जो गिलफोर्ड के अनुसार अपसारी चिंतन में आवश्यक होता है विचार प्रवाह। तो 8वां का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 9। इसमें पूछा गया है कि मस्तिष्क उद्दोलन विधि के प्रतिपादक कौन है, मतलब ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड के जो मतलब प्रोपाउंडर है वो कौन है। तो ऑप्शन पहला है जॉन डीवी, दूसरा ऑप्शन है ऑसबोर्न, तीसरा ऑप्शन है हरलॉक और चौथा ऑप्शन है ऑसुबेल। तो जो मस्तिष्क उद्वेलन विधि है उसके जो मतलब प्रतिपादक हो हैं वो है ऑसबॉर्न, सर ऑसबॉर्न। इस प्रकार 9वें का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 10वां। इसमें पूछा गया है कि प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, मतलब थेमेटिक परसेप्शन टेस्ट, TAT जिसको हम बोलते हैं, इसके ये किससे संबंधित है मतलब किन्होंने दिया था। ऑप्शन है आपके CD मॉर्गन, दूसरा ऑप्शन है HA मोरे, तीसरा ऑप्शन है फर्स्ट एंड सेकंड दोनों, चौथा ऑप्शन है JL मोरेनो। तो आप जानते हैं TAT किसने दिया था, मॉर्गन एंड मोरेनो, मतलब दोनों ने दिया था, ये भी। ठीक है, तो इस प्रकार जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 10वां का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11। इसमें पूछा गया है कि सृजनात्मक चिंतन की प्रथम अवस्था कहलाती है। ठीक है, तो ऑप्शन है आपके आयोजन, दूसरा ऑप्शन है उद्भवन, तीसरा ऑप्शन है प्रबोधन और चौथा ऑप्शन है संशोधन। तो इसमें पूछा गया है कि मतलब फर्स्ट स्टेज ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग, तो क्रिएटिव थिंकिंग की जो पहली स्टेप होती है ना, होता है प्रिपरेशन, जिसको बोलते हैं आयोजन। ठीक है, इस प्रकार 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। इसमें पूछा गया है कि उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, मतलब इससे सिंपल और क्या हो सकता है। ऑप्शन है आपका, पहला ऑप्शन थॉर्नडाइक, दूसरा ऑप्शन है गेस्टाल्ट, तीसरा ऑप्शन है उपयुक्त दोनों और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो जो स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी है, मीन्स SR थ्योरी, ये दिया गया था थॉर्नडाइक के द्वारा। इस प्रकार 12वां का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 13। इसमें पूछा गया है कि कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं। ऑप्शन है आपके, पहला व्यक्तिगत कारक, दूसरा वातावरण संबंधी कारक, तीसरा ऑप्शन है सामाजिक कारक और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो जो अधिगम को प्रभावित करते हैं, आप जानते हैं कि मतलब पर्सनल फैक्टर भी उसको अफेक्ट करता है, और उसके बाद इन्वायरमेंटल फैक्टर भी, मतलब वातावरण संबंधी कारक भी उसको अफेक्ट करता है, और सामाजिक कारण भी उसको अफेक्ट करता है, मतलब अधिगम को। ठीक है, तो इस प्रकार जो 13वें का सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, तीनों हो जाएगा, 13 का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या है 14। इसमें पूछा गया है कि बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया था। ऑप्शंस, पहला पियाजे, दूसरा ब्रूनर, तीसरा गॉर्डनर, चौथा वाइगॉत्स्की। तो बहुबुद्धि की का सिद्धांत, मतलब मल्टीपल इंटेलिजेंस का सिद्धांत दिया था A.G. गार्डनर ने। इस प्रकार चौथा का अ, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। इसमें पूछा गया कि स्पीयरमैन ने दिया था, मीन्स कौन सा सिद्धांत दिया था। तो ऑप्शन है, पहला बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत, दूसरा ऑप्शन है बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत, तीसरा ऑप्शन है बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत, चौथा ऑप्शन है बुद्धि का प्रक्रिया उन्मुखी सिद्धांत। तो जो स्पीयर ने दिया था वो बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत इन्होंने दिया था। तो इस प्रकार 15वां का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16। इसमें पूछा गया है कि प्रोजेक्ट विधि संबंधित है, मतलब किससे संबंधित है, इसको किसने दिया था। ऑप्शन है आपके किलपैट्रिक, दूसरा रूसो, तीसरा मॉन्टेसरी, चौथा ऑप्शन है फ्रोबेल। तो चौथा जो 16 का प्रोजेक्ट विधि मतलब किससे संबंधित है, किलपैट्रिक से। प्रोजेक्ट जो विधि किलपैट्रिक द्वारा प्रतिपादित की गई थी या दिया गया था। इस प्रकार 16 का जो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन पहला हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17। इसमें पूछा गया कि पाठ्य योजना में छात्र के पूर्व अधिगम से संबंधित होता है। ऑप्शन है, पहला उद्देश्य लेखन, दूसरा प्रस्तावना प्रश्न, तीसरा मूल्यांकन प्रश्न और चौथा लक्ष्य प्रश्न। तो आप जानते हैं कि जब हम लोग टीचिंग के लिए जाते हैं और उसमें मतलब बच्चों का जो नॉलेज चेक करते हैं, तो उस किसके माध्यम से करते हैं, प्रस्तावना प्रश्न के माध्यम से ही करते हैं। उसमें लिखते भी हैं लेसन प्लान बनाते समय ठीक है, लेसन प्लान बनाते समय प्रस्तावना लिखते हैं, तो उसके द्वारा हम क्या चेक करते हैं, उनका पूर्व अधिगम भी चेक करते हैं। अगला प्रश्न है, मतलब इस प्रकार 17 का दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18। इसमें पूछा गया है कि गलत वाक्य को चुने। अब पहला वाक्य क्या है, छात्र सबसे अच्छा
स्वाभाविक वातावरण में सीखते हैं। छात्र सबसे अच्छा करके सीखते हैं। छात्र सबसे अच्छा खेल खेल में सीखते हैं। और छात्र सबसे अच्छा नियंत्रित वातावरण में सीखते हैं। मतलब यहाँ गलत आपको चुनना था, ठीक है। तो छात्र सबसे अच्छा स्वाभाविक वातावरण में मतलब खुद से सीखते हैं, बिल्कुल। छात्र सबसे अच्छा करके सीखते हैं, ये भी बहुत सही है। और छात्र सबसे अच्छा खेल खेल में सीखते हैं, ये भी सही है। तो गलत वाक्य को चुनना था, तो छात्र सबसे अच्छा नियंत्रित वातावरण में सीखते हैं, ये थोड़ा सा गलत है। नियंत्रित नहीं, वो स्वाभाविक, उसको खुले में मतलब करके सीखने दीजिए, खेल खेल में सीखने दीजिए, स्वाभाविक तरीके से सीखने दीजिए, नियंत्रित नहीं, कंट्रोल नहीं कर सकते। ओके। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो, प्रश्नों का मतलब अच्छा लग रहा होगा, आपको कुछ हेल्प मिल रही होगी, आप कुछ नया सीख रहे हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ अवश्य मतलब शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 19। 19 आपका है, प्रश्न संख्या 19 मतलब इसमें पूछा गया है कि संविधान के किस संशोधन से शिक्षा के अधिकार पर बल दिया गया है। ऑप्शन है आपका 52वां संविधान संशोधन, और दूसरा ऑप्शन है 86वां, तीसरा 68वां और चौथा 22वां। तो आप जानते हैं कि शिक्षा के अधिकार पर बल 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा दिया गया है इसमें, ठीक है। इसी की मतलब इसी संशोधन के अनुसार शिक्षा को क्या कर दिया गया, मूल अधिकार में जोड़ दिया गया। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20 और इसमें पूछा गया है कि शिक्षण के कार्य में सम्मिलित है। पहला ऑप्शन है मूल्यांकन कार्य, दूसरा उपचारात्मक कार्य, तीसरा निदानात्मक कार्य, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। जो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, शिक्षण कार्य में कौन से मतलब क्या क्या सम्मिलित होते हैं, सभी कार्य, मतलब मूल्यांकन भी सम्मिलित होता है, उपचारात्मक भी, निदानात्मक भी, मतलब ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। 20 का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21। इसमें पूछा गया कि शिक्षण सबसे कम प्रभावशाली होगा जब शिक्षक एकाधिकारवादी होगा, दूसरा ऑप्शन है विद्यार्थी निष्क्रिय रहेंगे, तीसरा ऑप्शन है केवल लिखने पर बल हो, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो शिक्षण सबसे कम प्रभावशाली होगा जब, अब जानते हो कि मतलब जब शिक्षक एकाधिकारवादी होगा तब भी शिक्षण मतलब सबसे कम प्रभावी होगा, बच्चे निष्क्रिय होंगे तब भी शिक्षण कम प्रभावशाली होगा, और केवल लिखने पर बल दिया जाएगा तब भी शिक्षण क्या होगा, कम प्रभावशाली होगा। इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा सभी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या मतलब 22। इसमें पूछा गया है कि भाषा रूपांतरण सिद्धांत किसने दिया था, मतलब दिया था। ऑप्शन पहला बर्नस्टीन, दूसरा ऑप्शन है चॉम्स्की, तीसरा ऑप्शन है फिल्मर, चौथा ऑप्शन है स्किनर। तो भाषा रूपांतरण का सिद्धांत किसने दिया था, चॉम्स्की ने। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा 22 का। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23। इससे पूछा गया है शारीरिक गठन के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है। तो अब जानते हैं कि मतलब ऑप्शन है मेसोमॉर्फिक, दूसरा है एंटागोनिस्टिक, तीसरा है केटोमॉर्फिक, चौथा है एंडोमॉर्फिक। तो मेसोमॉर्फिक मतलब क्या होता है, आयताकृति के होते हैं, ठीक है। इसमें एक्टोमॉर्फिक में होता है लंबाकृति के होते हैं, और एंडोमॉर्फिक में होता है गोलाकृति के होते हैं, ठीक है, गोलाकृति। तो एंटागोनिस्टिक कोई आकृति मतलब शारीरिक गठन में इसका कोई संबंध नहीं है इस वर्ड का, इसलिए 23 का आंसर हो जाएगा सेकंड, एंटागोनिस्टिक। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24 और इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में अभिप्रेरणा के घटकों की पहचान कीजिए। और पहला ऑप्शन है आवश्यकता, दूसरा अंतर्नोद, तीसरा प्रोत्साहन, चौथा उपयुक्त सभी। तो मोटिवेशन किससे किससे मिलता है, नीड से भी, और फिर ड्राइव मतलब अंतर्नोद से भी, और इंसेंटिव से भी मतलब प्रोत्साहन से, तीनों से मिलता है। तीनों घटक होते हैं प्रेरणा के। इस प्रकार 24 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 25। इसमें पूछा गया है कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। ऑप्शन पहला सिगमंड फ्रायड, दूसरा ऑप्शन है अल्पोर्ट, तीसरा गिलफोर्ड और चौथा 2 व 3 दोनों। तो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, सिगमंड फ्रायड। 25 का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन स्किनर द्वारा प्रतिपादित अधिगम के सिद्धांत से संबंधित नहीं है, मतलब स्किनर ने कौन सा सिद्धांत नहीं दिया था। ऑप्शन पहला है अभिक्रमित अनुदेशन सामग्री, दूसरा ऑप्शन है व्यक्ति निर्धारित अनुदेशन, तीसरा ऑप्शन है त्रुटियों के माध्यम से सीखना, चौथा ऑप्शन है व्यवहार रूपांतरण तकनीकी। तो इसमें त्रुटियों के माध्यम से सीखना स्किनर ने नहीं दिया था, ठीक है। ये किसका दिया हुआ, ये थॉर्नडाइक का दिया हुआ सिद्धांत है, ठीक है, थॉर्नडाइक। इस प्रकार जो इसका नहीं इसमें पूछा गया था तो कौन सा सिद्धांत नहीं दिया था, तो तीसरा नहीं दिया था, त्रुटियों के माध्यम से सीखना, थॉर्नडाइक का ये है।
तो इस प्रकार 26 का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27। विभिन्न योग्यताओं एवं रुचि वाले विद्यार्थी हेतु कौन सा मूल्यांकन अधिक उपयोगी होगा? ऑप्शन है आंतरिक मूल्यांकन, दूसरा बाध्य मूल्यांकन, तीसरा प्रायोगिक मूल्यांकन और चौथा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। तो मतलब विभिन्न योग्यताओं और रुचि वाले विद्यार्थियों हेतु कौन सा मूल्यांकन अधिक होगा? तो कौन सा मूल्यांकन सतत एवं व्यापक मूल्यांकन सबसे अधिक उपयोगी होगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 28। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित निम्न में से कौन अनुदेशनात्मक उद्देश्यों से संबंधित ब्लूम के वर्गीकरण के संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित नहीं है? ऑप्शन पहला है अवबोध, दूसरा ज्ञान, तीसरा चरित्र निर्माण और चौथा है विश्लेषण। तो जो ब्लूम के टैक्सोनॉमी है उसमें चरित्र निर्माण मतलब कोई इसका किसी संबंध नहीं, संज्ञानात्मक पक्ष से इसका संबंध नहीं है। बाकी अवबोध का है, ज्ञान का है और विश्लेषण का है। तो 28 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 29। प्रश्न संख्या 29। निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? ऑप्शन पहला स्मृति स्तर, दूसरा अभिप्रेरणा स्तर, तीसरा अवबोध स्तर और चौथा प्रत्यावर्ती स्तर। तो निम्नलिखित कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? तो इसमें जो अभिप्रेरणा स्तर होगा वो शिक्षण का स्तर नहीं है, बाकी सभी है। ठीक है, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल, ये सब शिक्षण के स्तर हैं। इसमें पूछा गया था नहीं है, तो मोटिवेशन लेवल शिक्षण का स्तर नहीं होता है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 29 और CDV का लास्ट क्वेश्चन, मतलब प्रश्न संख्या 30 CDV का लास्ट क्वेश्चन, इस वीडियो का भी लास्ट। इसमें पूछा गया कि विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ऑप्शन है थॉर्नडाइक ने, दूसरा ऑप्शन है एरिक्सन ने, तीसरा ऑप्शन है स्किनर ने, चौथा ऑप्शन है हर्लॉक ने। तो मतलब विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत किसने दिया था? सिंपल, एरिक्सन ने। तो इस प्रकार तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, 30 का हो जाएगा। इस बार का पेपर अगर हम देखें, मतलब पूरे यूपी टेट का पेपर अगर बात करें, हालांकि सभी वीडियो बना चुका हूँ, आप उसके जाके देख सकते हैं। तो यूपी टेट का जो 2021 का जो लीक पेपर हुआ था वो काफ़ी ईजी आया था। अगर मुझे नहीं लगता कि इसको लीक करवाने की ज़रूरत थी, और वैसे अगर सब देते तो आसानी से पास हो जाते, फालतू का पेपर कैंसिल हो गया। तो मेरा यही मानना है कि आप अच्छे से मेहनत करें और लीक के चक्कर में ना पड़े। पेपर बहुत अच्छा होगा, और अगर आप अच्छे से प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करके जाइए और कुछ एक्स्ट्रा पढ़ लीजिए, बस आप आसानी से आराम से पेपर को पास कर लेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप क्या करेंगे, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और लाइक तो करना ही है आपको, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि उनको भी हेल्प मिल जाए अगर वो कहीं प्रीवियस ईयर को सॉल्व करना चाहते हैं तो। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो उम्मीद है आप ऐसा ज़रूर करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।